रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कप्तान का निशान, इलेक्शन की उठान और आवाम परेशान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कोई कायदा खोल लें, कोई कानून पढ़ लें, कोई दलील ले आएं, कोई सबूत दे दें या कोई मंतक बता दें, लेकिन हकीकत यही है कि सियासत अगर जमहूर के लिए है तो सियासी जमातें इसी जमहूर की नुमाइंदगी का हक रखती हैं और जमहूर की नुमाइंदगी का ये हक अपनी अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़के अदा किया जाता है। और यही हकीकत है कि किसी सियासी जमात से उसका निशान लेना उसको जमहूरी प्रोसेस से बाहर करने से कम नहीं है। यही सब कुछ पीटीआई के साथ हो चुका है। इसके बावजूद पीटीआई कह रही है कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई बतौर पार्टी इलेक्शन में शामिल नहीं और बल्ले का निशान छिन जाने से उनकी कौमी और सूबाई असेंबलियों की सैकड़ों मखसूस नशिस्तें भी छिन गई हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इस जमात के उम्मीदवारों को अजीब व गरीब इंतखाबी निशान देकर भी अलग किस्म की ट्रोलिंग करने की कोशिश की, लेकिन पीटीआई के उम्मीदवारों ने हर इंतखाबी निशान के ऊपर जमात के बानी को ही अपना इंतखाबी निशान करार देकर ये कहना शुरू कर दिया है कि बल्ला हो या ना हो, खान तो होगा। पीटीआई से इसका इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद मुखालिफ सियासी जमातें खुश थीं कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा तो वोटर कंफ्यूज होगा, लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, पीटीआई का वोटर मायूस होकर अपनी पार्टी छोड़कर उनकी तरफ आ जाएगा, लोग बेनिशान पार्टी पर निशान वाली जमातों को तरजीह देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर इसके बरक्स हो रहा है। लोग पीटीआई की तरफ से ऐलान करदा उम्मीदवारों को ही पार्टी समझकर उनके साथ खड़े हो रहे हैं और पीटीआई के पास फील्ड ना होने के बावजूद फील्ड से उनके वोटर्स की यही आवाज सुनाई दे रही है कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। पीटीआई से बल्ला छिन जाने पर उसके मुखालिफिन तो जैसे उनकी लॉटरी निकल आई है, उनकी मन की मुरादें पूरी हो गई हैं। एक स्टे देने पर पेशावर हाई कोर्ट पर इल्जामात की धूल डालने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 7वें आसमान पर पहुंच गए। जिसके पास शेर का निशान मौजूद है और मुकम्मल लेवल शुदा फील्ड भी पास है, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द को इंतखाबी निशान का हक नहीं। जिनका तीर का निशान सलामत है वो फूले नहीं समा रहे और कह रहे हैं कि बल्ला निकल गया, अब मुकाबला तीर और शेर में होगा। और सबसे ऊपर शहबाज शरीफ की बेनियाजी तो देखिए, कहते हैं कि वो तो बल्ले का इंतजार कर रहे थे कि बल्ला होता तो शेर बल्ले का मुकाबला करता। तो इन सब के पास मौजूद अपने अपने इंतखाबी निशान देखकर पीटीआई के वोटर्स की तरफ से ये आवाज सुनाई दे रही है कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। वैसे तो कप्तान इस वक्त जेल में है, उसका इंतखाबी निशान इलेक्शन से आउट है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, किसी की भी तकरीर कप्तान के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। तमाम पार्टियों की इलेक्शन मुहिम देखें तो लगता यह है कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। अब इस सूरत हाल में पीटीआई की तरफ से बल्ले के बगैर इलेक्शन लड़ने और जीतने के दावे क्या रंग लाएंगे? क्या ये तमाम मुखालिफ सियासी पार्टियां कप्तान को वोट आउट कर सकेंगी या इलेक्शन के नतीजे में भी कप्तान ही होगा? या पार्टी में इख्तिलाफात की जो आवाजें आना शुरू हो गई हैं वो अपना रंग दिखा सकती हैं? आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IPP के तर्जुमान खुरम रोखड़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने, और PMLN से हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। खुरम रोखड़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने इमरान खान को तो इलेक्शन से आउट कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी नादानियों की वजह से बल्ले का निशान भी चला गया है। अब क्या ख्याल है कि जो मुकाबला है वो कितना बराबर का होगा? नहीं, आउट किसने कर दिया पहले ये बताएं। आपने, आपका जो हल्का था वहां से इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए ना, इस पे तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बड़ी बात की थी। क्यों मुस्तरद क्यों हुए? क्योंकि आपने चैलेंज किया था उनको। नहीं, मैं चैलेंज करूंगा आपके घर पे, आपका घर मेरे नाम हो जाएगा? तो ना अहल थे ना सर वो। नहीं, सोचिए ना, आपका घर मेरे नाम नहीं होगा अगर मैं चैलेंज, और अगर वो घर मेरा है और मैं चैलेंज कर दूं तो फिर आप वो नाम मेरे हो सकता है। देखें, चैलेंज किसी भी चीज को, क्या मैंने कानूनी तौर पे किसी चीज को चैलेंज किया उसमें कुछ से कम है? ठीक। क्या चैलेंज जो किए करने वाले या केसेस आगे हाई कोर्ट तक गए, मैक्सिमम हायर कोर्ट तक वो केस गए जी, क्या मेरे उस क्लेम को वेरीफाई किसने किया, क्यों हुआ? हम सीधी बात क्यों नहीं करते? हम सीधी बात करते हैं कि अब वो आउट हो गए ना, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, सीधी बात पे ही आ जाते हैं। हम स्टार्ट ये करें ना पारस, हम स्टार्ट ये करें कि आउट अदालत ने किया, सुपीरियर जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान ने केस सुना और उन्होंने कहा कि ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ सच एंड सच। अब ये है कानून।
आप मुझे बताएं कि मुल्क में कानून चलेगा या मेरी ख्वाहिश चलेगी? मुल्क में कानून चलेगा और अब सगया के इमरान खान को अदालत ने आउट कर दिया, पीटीआई की नादानियों की वजह से बल्ले का निशान चला गया। अब बताइए कि आप देख रहे हैं मुकाबला कैसा देख रहे हैं इलेक्शन में? आप नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम तो फील्ड में, हम तो पहले दिन से जब 1.25 साल पहले 1.5 साल पहले हम खड़े हुए थे, हमने कहा था हम मुकाबला करेंगे। और उस वक्त से लेके आज तक मुकाबला कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, मैदान के अंदर हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से हूँ और एक स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, और मैं तो हूँ मौजूद, मैं तो मुकाबला कर रहा हूँ। अच्छी बात है सर। कहा यह जा रहा है कि असद भी खत्म हो गई है और एक तरह से ये है भी, लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान में आगे कोई पेशगोई करना ये नामुमकिन ही होता है। तो क्या वजह है कि आप लोग की जो क़यादत है वो अपनी तकारीर में इमरान खान का इतना तस्करा क्यों करती है? सर ऐसे लगता है आप लोगों ने फिर सियासी तौर पर उनको जिंदा रखा है। आपका जहानिया में IPP का पहला जलसा हुआ था, उसका मौजू इमरान खान थे, फिर हाफिजाबाद के जलसे का मौजू भी इमरान खान थे, फिर जहांगीर तरीन का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि सुपरस्टार नहीं चाहिए, सुपर सिस्टम चाहिए। ना पारस एक बात सुन, ना मैं किसी का जिम्मेदार हूँ, ना मैं किसी का कोई ठेकेदार हूँ, और ना मैं तमाम इन पार्टीज के इन बयानियों से आजिज हूँ जिसमें कौम को तकसीम करके एक ऐसी क्रिएट किया जाए फिजा कि मुल्क पीछे चला जाए और किसी को यही समझ ना लगे कि हमने पॉलिटिक्स में आके असल करना क्या। सर ये आपकी क़यादत कर रही है, ये IPP की क़यादत कर रही है। कल 18 लोग PTI के बल आप उनको बुलाएं और डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन करें। मेरे से सर आप तर्जुमान है ना, रोखड़ी साहब, तर्जुमान से ही बात हो सकती है ना। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं किसी फौज का या किसी वर्दी के इदारे का या मैं किसी पुलिस का तर्जुमान नहीं हूँ, और सियासी जमात के भी नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैं पॉलिटिक्स के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का कायल हूँ। मैं पॉलिटिकल सर मैं एक सियासी आदमी से उनकी पार्टी की पॉलिसी के ऊपर बात कर रही हूँ, जो आजकल आप इंतखाबी मुहिम में तकारीर में बयान कर रहे हैं। एक आदमी की सियासत खत्म हो गई, उसका तस्करा खत्म करें। आप चीज को गलत तरफ लेके जा रही हैं। यू कैन आस्क हिम, जिसने बात की, जो बात करता है, यू शुड आस्क हिम पर्सनली, क्वेश्चन करें। ओके, आप इस बात से एग्री करते हैं सर? जो जहांगीर तरीन या अलीम खान अपनी इंतखाबी मुहिम में तकरीर करें, आप उनसे एग्री करते हैं? पूछ मैं उनसे लूंगी, किस तकरीर? जो वो इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, जो वो किस तकरीर का? सर कौन? आज भी अलीम खान ने इमरान खान के हवाले से बहुत सारी बातें की, उन्होंने ज्यादतियां कर दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। आगे बढ़े ना, मुझे मजबूत रुख दिखाएं। मैं आपकी अदालत में इस वक्त मैं इलेक्शन लड़ते हुए मैंने गलती की आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करके। क्यों? आपकी मैं अदालत के अंदर पेश हो जाऊं कि फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। सर हमें देखें, ये टॉक शो है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सियासी आदमी हैं, आपसे बात नहीं होगी तो किससे बात होगी? किस चीज की बात? वही आपने स्टार्ट किया कि आपने उसको आउट कर दिया। मैंने आपको बताया कि मैंने आउट नहीं किया, मेरी एक ऑब्जेक्शन, मैंने मान लिया। आपका स्टार्ट ही गलत है। सर फिर आप मुझे सवालात लिखकर भेज देते कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है। एक आम बात जो हो रही है, तो फिर सवाल आप देखिए हर बात का जवाब देते हैं। मैं कभी भी लेकिन आज आप अवॉइड हो गए हैं बहुत ज्यादा। मैं कभी भी सवाल लिख के नहीं भेजता, लेकिन मैं ये हक रखता हूँ कि मैं हर सवाल का जवाब अपने तरीके से दूं। आप बहुत अच्छा करते हैं और मैं भी नहीं हूँ जो लिखे हुए सवालों को देखे या वो किया जाए। आपके प्रोग्राम का एक स्टार्ट है, आपने एक स्टार्ट किया चीज को और इंसाइट किया, फलां नहीं होगा, फलां होगा। सर अगर आप इनको थोड़ा सा और एक दफा रिपीट में देखिएगा। नहीं सर, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी बोलने देना, मैं आपके स्टार्ट के ऊपर कुछ मैं भी कलाम कर जी जरूर कीजिए, लेकिन वो PTI का मौक़िफ़ बयान किया है, मेरा नहीं। गुजारिश, फलां होगा, फलां नहीं होगा, मेरे लिए मुल्क अहम है। आप क्यों नहीं बताते कि किसका क्या जुर्म है, किसने क्या काम किया? फलां होगा, फलां नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अदालतों के अंदर केसेस चल, मैं ये बताएं कि मैं जाके सुबह अदालतों का बाइकआउट कर दूं, या मैं कसूरवार ठहराया जाऊं हर चीज का, या जो चीज जहां पे चल रही है हम उसको दुरुस्त पैराई के अंदर लोगों के आगे पेश क्यों नहीं करते? हमने बच्चों के दिमागों को कहां पे हम लेके चले? हम चाहते क्या है इस मुल्क से? आप सारे ये बता दें। आपको आज इसीलिए बुलाया ना, दुरुस्त बात कर दें। फिर अगर आप समझते हैं कि दूसरी तरफ से कोई गलत बात हो रही है, अब आप तो आगे चाह रहे हैं कि बात ही ना हो, फिर आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं ना, तो आपकी जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है सर, उस पार्टी की जो क़यादत है उसको भी तो पॉजिटिव बात करनी चाहिए। वो क्यों माजी में उलझे हुए हैं? मैं पॉजिटिविटी का कायल हूं। मेरे से आप जब कहेंगी ना आपने आउट कर दिया, मैं सोचूंगा कि पारस मेरे से क्या चीज पूछ रही है और मेरे से क्या सर मेरा देखिए, मैंने कहा, मैंने बाद में अदालत की भी बात कर ली। मेरा मतलब ये था कि इमरान खान के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सियासत से आउट हो चुके हैं।
उस पे मैंने आपसे ये सवाल किया ना, कौन नहीं कह रहा, सारी सियासी जमातें कह रही हैं। अभी आपने कहा कि केसेस थे, अदालत ने उनको आउट कर दिया, अदालत ने कर दिया आउट, अदालत है, अब आगे बढ़ते हैं ना, मेरा राइट है। अब वो जो खान ने किया उसको छोड़ दें, उसके ऊपर तो अपनी सियासत को आगे नहीं चलाना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये था, और आपसे मुराद IPP है यहाँ पे, आप उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन इस वक्त, और मैंने हमारी अपनी ग्राउंड की सिचुएशंस अलग हैं। सर आप इंडिपेंडेंट मेरे साथ जो मेरा पैनल है, मेरे इलाके की जो थी है, मैंने उसकी वजह से अपना आजाद पैनल लॉन्च किया। मेरी इलाके की डायमेंशंस हैं, डायनेमिक्स हैं, मैंने अपने इलाके के लोगों को, लोगों के जज्बात को, लोगों के एहसासात को देख के चलना है। लेकिन मैं कभी भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटता हूँ अगर मेरा स्टैंड दुरुस्त हो। जहां मेरा स्टैंड गलत हो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं गलत। मेरे साथ मेरा पैनल है, आप NA 89 से इलेक्शन अरे सुने प्लीज सुने, मेरा एक पॉलिटिकल कैरियर है। मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत कोशिश की है, मैंने अपने इलाके के बच्चे बचाने के लिए बहुत कोशिश की है। ठीक, मैं आपको एक और दावत देता हूँ, आप किसी दिन फील्ड में आ जाएं और एक दिन मेरे साथ गुजारें और सिचुएशन देखें ऑन ग्राउंड क्या। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर। देखिए आप इंडिपेंडेंट तो नहीं लड़ रहे ना, एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस पार्टी का सवाल किया हमने जस्ट फॉर द डिबेट्स और इस मीडिया के ऊपर हमने अपनी कौम को और अपने बच्चों को कंफ्यूज करके उनका असल मुस्तकबिल उनसे अवेयरनेस आ चुकी है। हम बताएं उससे ज्यादा वो चीजों से अवेयर हैं। सर कौन सी अवेयरनेस नहीं है इस कौम के अंदर? हम आप समझते हैं मीडिया से ही ले रहे हैं सारी, वो उनको नहीं पता, हमको नहीं पता कुछ। कौम के अंदर अवेयरनेस और 8 फरवरी को बताएगी ये। सुने प्लीज, कौम की अवेयरनेस होती तो कौम को इस मीडिया और इस सोशल मीडिया के ऊपर लाकर आप एंटी स्टेट कर देते। सर हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने इन्हीं चीजों में घूमते हैं। आप आगे बढ़ने की बात करते हैं, सवाल करती हूँ तो फिर पीछे ले जाते हैं। हमारे कौम के बच्चों को, हमारे कौम के बच्चों के नौ में से आगे बढ़ना है ना, करके एक गलत जो चीज हो गई उसको छोड़ के आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी की तरफ। अच्छा मैं आगे बढ़ती हूँ सर, हम एक बहस में लग गए। खुर्रम रोकनी साहब, कौम को मजीद आपकी राय बड़ी अहम होती है, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ये बताइए, आपके अंदर जो टिकट्स तकसीम हुए हैं, देखिए इस दफा देखा ये गया कि तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों में जो मेरिट है ना उसको नजरअंदाज किया गया है। मैं IPP का ही आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप समझते हैं कि आपकी पार्टी इससे मुख्तलिफ है? सर मेरी बात सुने, वहां भी अमीरों को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेरिट के ऊपर चलती है? आप जो हमारे, जब तक आप प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं करते, पावरफुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करते, उस वक्त तक कोई भी पार्टी कभी भी मेरिट पे टिकट नहीं देगी। मेरिट आपका पैसा है, पूरे मुल्क का पैसा मेरिट है। ठीक, मैं वही IPP का पूछ रही हूँ, मुख्तलिफ है आपके यहाँ अमीरों को, सरमायादारों को। मैं जिस पिछली पार्टी में आया हूँ वहां पे भी मेरिट है। किसी को काबिलियत की बुनियाद पे, अहलियत की बुनियाद पे किसी चीज के ऊपर कोई जगह नहीं मिलती, मेरिट है ही पैसा। जबरदस्त, ये बिल्कुल सही बात आपने की है। और मैं इसी हवाले से जो पार्टी आपने ज्वाइन की, सर मैं उसी पार्टी का, देखिए आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो पार्टी का मौकफ भी तो देना है, तो उसी पार्टी के हवाले से पूछ रही हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम से पहले आपके कोऑर्डिनेटर को कुछ पॉइंट्स बताए थे अपने बारे में कि मेरा इस वाला जो इलेक्शन है, मैं इलेक्शन आजाद लड़ रहा हूं, इसलिए मेरे से पार्टी रिप्रेजेंटेशन ना पूछना, क्योंकि मैं गिल्टी फील करूंगा कि मैं खुद एक इलेक्शन अपने पैनल के साथ आजाद लड़ रहा हूं। और यहाँ पर आकर ये मुझे नहीं, मुझ तक ये पैगाम नहीं, वरना मेरा शायद आपसे जो सवालात है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते। मैंने आपको IPP के मेंबर के तौर पे बताया, तर्जुमान के तौर पे और बात की है। सुने, मैंने पैगाम दिया कि मेरे से क्वेश्चन पॉलिटिकल करिए, पॉलिटिकल हालात के मुताबिक करिए। मैं और जो पॉलिटिकल केओस को अब किसी कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम उस पे चले। सर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में ना आपको तज्जिया का, सियासी तज्जिया के तौर पे बुलाऊंगी। एक बात मैं यकीन करें आपको बताऊं, इस वक्त जिस कंफ्यूजन का शिकार नौजवान है ना, और उनको ये इल्म ही नहीं है कि हमारे लिए मुल्क प्रायोरिटी है और उनका अपना फ्यूचर, उनका अपना कैरियर प्रायोरिटी है। आकाश हम इन कुछ दिनों के अंदर इन पॉलिटिकल बात हम लोगों को भी बैठ के आप ये बता सकें कि आप अल्लाह का वास्ता है, सही कह रहे हैं, इस दफा इलेक्शन के बाद
अपने मुल्क को प्रायोरिटी दीजिएगा। आप इस तरफ स्टीयर करें तो कमाल का प्रोग्राम। सर आप ठीक कह रहे हैं, तो शर्म आनी ऐसे मंशूर में इतने बड़े बड़े दावे करने के जो किए जा रहे हैं, जो सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं। बताएं ना असलियत अवाम को कि नहीं दे सकते 300 यूनिट बिजली। बिल्कुल आनी चाहिए अगर शर्म हो तो। सर आप इस बात को मानते हैं ना कि एक कॉर्पोरेट कंपनी, एक कॉर्पोरेट या फिर एक मीडिया हाउस चलाने में और एक मुल्क को चलाने में बहुत फर्क होता है। याद है यही बात हम इमरान खान के लिए करते थे कि 11 खिलाड़ियों की टीम के साथ मैच खेलना और मुल्क चलाना और कैरियर के अंदर, मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर के अंदर इसी चीज को पीट रहा हूं कि ये प्राइवेट कंपनीज नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये फैक्ट्रीज नहीं है, ये मीडिया हाउसेस नहीं है, ये मुल्क है। ठीक, राइट। अच्छा मोहम्मद साहब आपसे तो पीटीआई की बात करूं, आप जिसकी मर्जी बात करें। पाकिस्तान तहरीक नहीं, पीटीआई की बात बताइएगा पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहती है जी हम नजरिए पे बात करते हैं, हम ईमान पे बात करते हैं, हम उसूल पे बात करते हैं। क्या वजह है कि फिर सबसे ज्यादा आपके ही लोग बिक जाते हैं सर? क्या वजह है कि डॉक्टर मोहम्मद जैसे लोग बहुत कम होते हैं और रोखड़ी साहब जैसे जो लोग हैं वो नाराज कर दिए जाते हैं? नहीं, नाराज तो हमने कभी नहीं किया। मतलब मेरे लिहाज से देखें, अगर आप मुझसे पूछें, I don't remember रोखड़ी साहब when I was in party। ये होंगे, ये ज़्यादातर जो मुझे मालूम है ये ज़्यादातर नमल यूनिवर्सिटी में खान साहब के साथ होते थे। लेकिन एज इन पॉलिटिक्स आई डोंट रिमेंबर हिम बीइंग एन एक्टिव पार्ट। आई हैव बीन इन पार्टी सिंस 2008। ठीक है, तो मैं इनको उस लिहाज से नहीं जानता कि ये बहुत एक्टिव थे। होंगे, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, रोखड़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं है, वो डिस्कनेक्ट करके चले गए हैं शो से। ज़ाहिर है वो आईपीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के तर्जुमान है, तो इसलिए मैंने उनसे बात की। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम उनको सियासी तज्जियाकार के तौर पर ही बुलाऊंगी। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा अपनी राय दे सकेंगे। लेकिन देखिए बात हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पिछले 75 साल से ये एक बहुत बड़ा मसला था कि मैं आऊँगा आपके टिकट पे, फिर मुझे अगर कोई और ज़्यादा मेरी बोली लगा देता है मैं हो जाऊँगा। और उसकी वजह ये थी कि मैं इलेक्शंस ख़रीद कर आता हूँ, मैं लोगों को पैसे लगा कर आता हूँ। तो अब गेम, मैंने जब एक सीट ख़रीदी है 5 करोड़ की, मैं उसको 10 करोड़ की बेचूंगा क्योंकि 5 करोड़ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI। अच्छा रोखड़ी साहब दोबारा शो में ज्वाइन कर रही है। 5 करोड़। एक सेकंड सर, रोखड़ी साहब जरा प्लीज शो में आप रहिएगा सर। मैं समझी आप शायद डिस्कनेक्ट करके शो से चले गए हैं। नहीं जी नहीं, मैं कभी भी शो से डिस्कनेक्ट नहीं जाने वाला। और 5 करोड़ में अगले इलेक्शंस के लिए 5 करोड़ में अगले इलेक्शंस के लिए लगाऊंगा। नाराज नहीं होता तो इन चीजों। ठीक है, 5 करोड़ में अगले इलेक्शंस की। तो ये चीजें होती रही थी और ये चीजें अनफॉर्चुनेटली थी। अब उसमें हुआ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब देखें इस तरह आप बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन इस वक्त आप लोग ये समझ रहे हैं कि जब आजाद उम्मीदवार हैं इनसे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा। ठीक है, और यकीनन ये होगी। मुझे मोहम्मद साहब ये बताइए कि खरीदने वाला बुरा है, ये जो बिक रहे हैं इनके बारे में कुछ कहेंगे? क्या ये ठीक है जब आप उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो इनके कैरेक्टर को नहीं देखते, इनके किरदारों को नहीं देखते आप? देखिए इस तरह होता है कि कैरेक्टर और किरदार तो तब समझ जाते हैं ना जब आपके सामने एक टेम्पटेशन आती है और आपको रेजिस्ट करते हैं। कैरेक्टर तो उस वक्त पता चलता है। कहने को तो जब तक आपके पास कैरेक्टर नहीं, पता होता है असल चीज नहीं, जरूरी नहीं है। आपको क्या पता है? मुझे आपका कैरेक्टर पता है कि आप अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हैं। मैंने अभी वैसे ही कहा कि डॉक्टर मोहम्मद जैसे लोग कम हैं और खुर्रम रोखड़ी जैसे लोगों को नाराज कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अली मोहम्मद जैसे लोग भी हैं, आतिफ की तरह भी है, असद कैसर की तरफ है, शानदाना की तरह भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरह भी है, डॉक्टर अमजद की तरह भी है, शौकत यूसुफजई की तरह है, मुराद सईद की तरह है, अली अमीन की तरह है। लोगों को टिकट दें, इन सबको टिकट दिए। ये सब कहां से आए हैं? मेरे बाप बता, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, they represent 15 to 20% of the political parties जो कि इधर उधर चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें उनसे निजात दिलवा दी। आप ही को खदशात में आजाद उम्मीदवार इधर उधर चले जाएंगे। हमें कोई खदशात नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, गौहर खान ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा किस तरह खुलेगा? गौहर खान ने एक कहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खोल देंगे। उस हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये है कि वो लोग जो ये छांगा मांगा की सियासत करने के माहिर है, उनके पास पता आ जाएगा कि वो लोग अब अपने पैसे के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस 2018 में आपके साथ हो रहा था तो आप जश्न मना रहे थे। एक दफा छांगा मांगा से आगे भी चले। जहाज याद है? एक मिनट ठहर जाए। वो जो जहाज में थे ना, उसमें जो इलेक्टेड आजाद थे उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। They were true आजाद। जैसे अभी ये रोखड़ी साहब कह रहे हैं कि ये आईपीपी में होने के बावजूद आजाद खड़े होते थे, ही इज अ ट्रू आजाद। ये एक पार्टी में होते हुए आजाद खड़े हो रहे हैं।
तो ही इज ट्रू आजाद, इनके पास होगा कि यहाँ जहां मर्जी चले जाए, लेकिन क्योंकि ये उनकी पार्टी का इनको टिकट नहीं मिला हुआ या इन्होंने लिया नहीं है या जो भी है, ठीक है। लेकिन एक शख्स है, फर्ज करें मैं हूं, मैं आज पीटीआई के टिकट पे खड़ा हुआ हूं, मेरा सिंबल मेरे पास नहीं है पर मैं हूं पीटीआई का। अब एक बात याद रखें, अवाम उन लोगों को कहीं जाने नहीं देगी क्योंकि ये अवाम उनको टिकट नहीं दे रही। क्यों जाएंगे, यही तो मेरा सवाल है। और क्या ये सारे टिकट इमरान खान की मुशावरत से दिए गए? नहीं जाएंगे। नहीं, पक्का? मैं बिल्कुल पक्की बात करता हूं कि इनमें से एक बंदा भी नहीं जाएगा। गौहर खान को समझाएं, उनसे कहें, वो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग होगी, इसका दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला लोगों को खरीदा जाएगा। मेरा देखिए ना, खरीदा जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई बिकेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं, कोई बिकेगा नहीं। ये मैं देखिए, मैं इस बात बता रहा हूं, मैं इसलिए करता हूं कि आज पाकिस्तान उस दोराहे पर है, आज पाकिस्तान की सियासत उस दोराहे पे, उस वाटर शेड लाइन पर आके खड़ी हो गई है कि जहां पे आप हिस्ट्री छोड़कर जाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए। और पाकिस्तान आज अगर कोई बिक गया, वो सारी जिंदगी अब किसी को ये नहीं कह सकेगा कि यार मैं जो था मैं उसूल की सियासत कर रहा हूं। आज या उसूल होंगे या बेउसूल होंगे। पहले भी ये बातें होती रही हैं, आज ये बातें सुन के और लोग बिकते रहे। दिस इज द टाइम, दिस इज द टर्निंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, माइंड यू। याद है खान साहब ने कहा था कि जो लोग बिकते हैं इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, इनके बच्चों को स्कूलों में दाखिले नहीं मिलेंगे। मैं आपको जुनेद बंदा है बुनेर से, उसने कहा था कि जब उसको उसने ये वर्कर कन्वेंशन की थी, उसको पकड़ लिया था, उसके 8 साल के बच्चे ने उसको कहा है, 8 साल के बच्चे ने कि बाबा, नहीं सुन ले, उसने कहा था कि बाबा आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी क्योंकि मेरे स्कूल में जो दूसरे बंदा है उसके बच्चों से कोई बात नहीं करता। रोकड़ी साहब, मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं राना अफजल साहब को शामिल कर लूं। मैं हॉर्स ट्रेडिंग पे जरा आपसे बात करूंगी कि ये खत्म कैसे हो सकती है, आप हमें ज्यादा बेहतर इसका शायद कोई हल बता सके। राना एहसान साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जाता है कि कारकुनान जो है ना, वो उनसे सिर्फ कुर्बानी मांगी जाती है और कुर्बानी के बाद जब कुर्बानी दे दी जाती है तो फिर क़यादत जो है वो मुंह मोड़ लेती है। तो ये जो तासुर है नून लीग के बारे में, ये कितना दुरुस्त है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई तासुर दुरुस्त है पीएमएलएन के बारे में जी। अगर आप टिकटों के हवाले से अगर आप बात करें तो टिकटिंग प्रोसेस बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस होता है, उसमें 100% आप लोगों को सेटिस्फाई करें ये मुमकिन नहीं होता। और फिर जब आप अलायंसेस करते हैं, आपकी कमिटमेंट्स हों, तो डेफिनेटली जब आप उसको पूरा करते हैं तो आपके जो पार्टी लॉयलिस्ट होते हैं वो भी मुतासिर होते हैं। तो ये, लेकिन जहां कमिटमेंट कहीं दी गई वहां भी पार्टी ने पूरी की, जहां अगर किसी जमात से पॉलिटिकल अलायंस है तो वहां भी स्पेस जो है वो देनी पड़ी। और बहुत सारी अलायंसेस इसलिए नाकाम हुई क्योंकि हम ज्यादा स्पेस नहीं दे पाते थे या दे पाए। तो वो जो उस वजह से जमातों की डिमांड थी कि उनको ज्यादा सीट एडजस्टमेंट मिले, वो हम नहीं कर सके, तो ये एक इख्तिलाफात की वजह बनी। तो सर आप दिफा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद ही आप पहुंच गए पॉइंट पे कि टिकटों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ कि इस दफा आपकी पार्टी के अंदर जो लोटे हैं वो टिकट्स लेने में बाजी ले गए और जो मुखलिस, जो ईमानदार लोग हैं, जब पार्टी मुश्किल में थी, जो फ्रंट पे आके पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, वो मुंह देखते ही रह गए? फिर देखिए, पीएमएलएन ने अगर किसी से कमिटमेंट की या हमारी लीडरशिप ने की तो उसको पूरा करना भी लाजिम समझा, क्योंकि अगर आप कमिटमेंट पूरी ना करें तो फिर भी आपकी जो है एक पार्टी की कह लें जो क्रेडिबिलिटी है या लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी, उस पर सवाल उठ जाता है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसा हुआ जो आप कह रही हैं कि सर उस पे सवाल उठता है। एक सवाल और, आपने कहा कि अगर आपने कोई कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की तो सवाल उठता है क्रेडिबिलिटी पे, लेकिन क्या ख्याल है कि लोगों को, आपके कारकुनान को, आपके वोटर्स को कैसा लगेगा जब वो राजा रियाज के बेटे को, ओन चौधरी को या फिर जो ये चौधरी गुलाम सरवर हैं उनको वोट डालेंगे? तो सर कैसा लगेगा? डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। और एक तजर्बा जो हमारा पंजाब में हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कमिटमेंट्स जो हैं वो पूरी की गई। और डेफिनेटली ये जो वर्कर है वो उससे इफेक्ट होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि फैसले ये दुरुस्त थे या गलत थे। बहरहाल मैंने जिस तरह आपको कहा कि जो टिकटिंग प्रोसेस है वो एक मुश्किल प्रोसेस होता है। और ये सर आपको नहीं मिला इस दफा, आपको अफसोस हुआ? डेफिनेटली मेरे लिए काफी सेटबैक है, लेकिन मैं अपनी जमात के साथ खड़ा हूं। हमारी 30 साल से इस जमात से वाबस्तगी रही है, मेरे वालिद साहब की रही है, हम इसी हल्के से सियासत कर रहे थे, लेकिन एक कमिटमेंट थी, मुझे यही बताया गया कि वो कमिटमेंट पूरी करना लाजिम है। और बहरहाल
तो सर आप अपनी क़यादत से तो आपको क्या सेनेट में या कहीं और एकोमोडेट करने का वादा किया गया है या फिर इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं की गई फर्दर आपसे? नहीं, मैं राब्ते में हूँ अपनी जमात से और मुझे इस चीज की बिल्कुल यकीन दहानी की गई है कि दे विल टेक केयर ऑफ मी। और देखें, मैं आज में इस वजह से नहीं हूँ कि हमें टिकट मिले ना मिले। आप एक सियासी सफर पे निकलते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए निकलते हैं, तो उसके अंदर अगर पर्सनल सेटबैक हो जाए उसका ये मतलब मैं कम से कम और मेरी फैमिली ये नहीं समझती कि उस पर्सनल सेटबैक को लेके जमात के हम खिलाफ ठीक है। सर ये सब आपकी तरह नहीं सब जरा सोच का जो अंदाज है वो मुख्तलिफ भी होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन कि जो जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, जब ये जीतेंगे तो क्या ख्याल है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तो इन पे टूट पड़ेंगी, तो क्या इस बहती गंगा में मुस्लिम लीग नून भी हाथ धो सकती है? देखिए, जब एक उम्मीदवार आजाद हो तो डेफिनेटली उसको हर जमात कोशिश करती है कि वो उसके एम्बिट में आए, और हर जमात की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने लिए प्रोविंशियल नेशनल असेंबली की, ताकि वो एक ताकतवर और मजबूत हुकूमत हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आजाद उम्मीदवारों को बिल्कुल कोशिश की जाती है कि वो पार्टी के एम्बिट में आए, और अब जब ये वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि कितने आजाद उम्मीदवार आते हैं, और बिल्कुल ये कोशिश की जाएगी कि PMLN के साथ मैक्सिमम लोग शामिल हो। ठीक, मैं एक ब्रेक लेती हूँ और बात जरा रोकड़ी साहब फिर आपसे बात दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ की। अच्छा रोखड़ी साहब, मुझे अभी ये बताया गया है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपकी तरफ से एक मैसेज आया कि मुझसे IPP के हवाले से कोई सवाल ना किया जाए, बात ना की जाए। मुझ तक ये मैसेज उस वक्त तक नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने आपसे शुरू में उस पर बात की। अभी बताइए, IPP ने जो सीट एडजस्टमेंट किया उस पर आपसे बात कर लूं या बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे अपनी पार्टी के ऊपर? ये लाजमी ये कर लूं, चलें ठीक है। अच्छा सर, आप मुस्लिम लीग नून के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हुई है आपकी, आप लोग उसके ऊपर मुतमईन हैं और आप ये समझते हैं कि इलेक्शन में अगर अक्सरियत मिलती है तो आपका ये इत्तेहाद जो है वो अगले 5 साल तक चल सकता है कामयाबी से? देखें पारस, प्रिंसिपली किसी पार्टी को भी सीट एडजस्टमेंट कबल अज इलेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक, उसका होता क्या है, जो पार्टी के बाकी मेंबर्स होते हैं ना वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, और उनका जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाता है। कंप्लीट इलेक्शन कैंपेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, और आप इलेक्शन लड़ें, आप अपने नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ें, आप अच्छे कैंडिडेट्स को उतारें, आप बड़ा साफ शफाफ मैंडेट लेके लोगों के पास जाएं, लोगों के साथ डिस्कशन करें। आफ्टर इलेक्शन आप कोलिशन की गवर्नमेंट तमाम की बन रही है, पिछली गवर्नमेंट भी कोलिशन की, आगे भी बनेगी, और आप अपने वो हिस्सा बकदरे जुस्सा को भी छोड़ के, मैं कहता हूँ अहलियत की बुनियाद पे पार्टी से एक दूसरे को फौकियत दें कि अगर एक पार्टी के अंदर से एक ऐसा आदमी उनको मिल रहा है जो कि आगे मिनिस्ट्री को ठीक चला सकता है, दे शुड गिव प्रायोरिटी टू कंट्री, उस मिनिस्ट्री को उस तरफ दें, मुल्क को अपग्रेड करने का हम सोचें, और अपनी जो जनरेशन है इसके फ्यूचर का हम सोचें। दिस शुड बी डन। ये एक आइडियल। सर अभी तक जो सीट एडजस्टमेंट हुई है ना, थोड़ा सा टाइम है, वो असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की सिर्फ 11 नशस्तों पे IPP की मुस्लिम लीग नून के साथ हुई है। तो ये बड़े बड़े नाम जो हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, गुलाम सरवर, इन्हीं के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है। तो एक तो आप समझते हैं कि ये बहुत कम हुआ है, मतलब तवक्को से भी कम जगहों पे हुई है, और बाकी जगहों पे जहाँ पे नहीं हो सकी वहां पे आप जीत सकेंगे? पारस मेरी सुने बात, एक निगोशिएट जो किया जाता है वो निगोशिएट करने भी एक आर्ट है। बिल्कुल, किसी भी पार्टी के साथ अगर मैं बैठूंगा कानून के साथ तो मैं निगोशिएट एक आर्ट है, हर बंदा निगोशिएट नहीं कर सकता होता, एक चीज है। हाँ। बाकी मैं इसके ऊपर, क्योंकि ये पर्सनल चीज ऐसी है कि मैं कहूं जी मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो मैं गिले शिकवों वाला आदमी नहीं, मैं तो कायल ही नहीं हूं कि सीट एडजस्टमेंट हो। मैं तो कहता हूं आप ग्राउंड के अंदर रह के चैलेंज को कबूल करके मुकाबला कर। सर आप चाह रहे थे कि आपके ना हो, क्योंकि आपके हल्के में भी नून लीग ने वही जो पुराने उम्मीदवार हैं उबैदुल्लाह शादी खेल, उन्हीं को टिकट दे दिया है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकी, या आपने नहीं चाहा? देखें पारस, मेरा तो पहले दिन से यही था कि हम नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, और हमारा पहले भी नून के खिलाफ जो था मिजाज का भी, और हमारा जो नैरेटिव था वो भी इस पॉलिटिक्स के साथ नहीं चलता था। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ ये हक व बातिल नहीं है, वो भी पार्टीज हैं। मैं क्यों ऐसी नफरत को जनरेट करूं अपने नौजवानों में कि उनके अंदर बर्दाश्त ही खत्म हो जाए। पाकिस्तान है ना, जी जी जी, पाकिस्तान है, हम हक को बातिल की जंग ना बनाए। मैं अपना नैरेटिव लेके जाऊं और बताऊं, और मैं अपने आप को पेश करूं ग्राउंड के अंदर अपने बलबूते पे।
और एक और करके मैं एक और चीज पारस, मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव एग्रेसिव कैंपेन करूं और मैं ये लोगों को कहूं कि आप चुने। मैं आज भी ये लोगों को ये कहता रहा हूं कि आप जो उम्मीदवार हैं उनको कैटेगराइज करें और उनमें से अगर मैं आपको बेहतर नहीं लगता हूं, मेरे से कोई बेहतर आपको नजर आता है, उसको वोट। बिल्कुल ठीक है। हुमायूं मोमन साहब, आपके ख्याल में पीटीआई का असल कहां होगा, या असल जो बैटलफील्ड है वो पंजाब ही है, और आईपीपी और नून लीग की जो सीट एडजस्टमेंट हुई है, क्या ये आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैंने एक छोटा सा गिला किया था कि मेरे कोई टिकट नहीं चल रहे थे, आपने ब्रेक में कहा था कि क्यों नहीं चल रहे, तो वो थोड़ा सा चला दिया, लेकिन दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम, ठीक है। बट मैं हमेशा एहतजाज करता हूँ कि भाई ये मतलब हर एक को इक्वल वो देना चाहिए। और मैं भी कभी गलत बात को डिफेंड नहीं करती। कोई भी नहीं करता। अच्छी बात है कि अब चल रहे हैं। आपका गिला हमने दूर कर दिया। मैंने हर चैनल के हर एंकर ने हमेशा इसी तरह किया, सो आई अप्रिशिएट दैट थिंग। कमिंग टू दैट थिंग, एक चीज है, देखिए ये दूसरी बार है कि रोखड़ी साहब कह रहे हैं कि बच्चों की, आजकल के बच्चे अगर वो 10th या 11th या 12th ग्रेड के, आप उनको कुछ कह के बताएं, वो आपको पूरी हिस्ट्री सामने रख के दे देंगे। दे आर मच मोर वाइजर देन आवर जनरेशन। उनके हाथ में जो चीज है ना, इस मोबाइल को हम लोग एज अ फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसको एज अ किताब, एज एन इंसाइक्लोपीडिया, एज सब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। दे नो 101 ट्रिक्स। लेकिन ये है कि वो उसको एक अच्छे तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ाई के हवाले से भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो हमारी कोशिश होना चाहिए मिसगाइड ना हो। हम पैसे को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते, किसी के जमीर भी खरीद सकते हैं, किसी के लिए रोटी भी खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये तो फिर मेरे तक है ना। लेकिन उनकी ये कहना कि उनकी जहन साजी नहीं हो सकती। दे आर मच मोर वाइजर एंड दे आर फ्री। और हम जब जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, दैट सोशल मीडिया इज एक्चुअली अ ग्रेट टूल, अगर आप समझें, बल्कि उसको निगेट करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करें और उसको आगे लेकर जाएं। तो ये असल बात समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं कि अदारों के साथ जंग को इस हद तक ले जाना दुरुस्त है। और सोशल मीडिया की बार बार बात कर रहे हैं, आपके पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी आपके सपोर्टर्स हैं, और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ये आपके हक में जाएगा, नुकसान नहीं हो रहा आपकी पार्टी को इसका? इस तरह ये है, सोशल मीडिया इज लाइक जो लोग सड़क पे फिर रहे हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, जो आपस घरों में बैठे हुए हैं, वो सारे लोगों के वो जो आपस में बात करते हैं, मैं और जो बात करते हैं, जब आप टिकट चलाते हैं, ये मैग्नीफाई हो जाता है, हर एक के पास चला जाता है। तो उनकी आवाज जो पहले उनके साथ वाला दोस्त सुनता था, अब पूरी दुनिया सुन सकती है। वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, हर एक के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन they are not PTI workers. They might be PTI supporters. They might be PTI voters. They might be somebody else. Or they might be someone who वो ये नहीं समझते कि जो बाकी लोग हैं वो उनको नहीं अच्छा समझते, तो उनके पास एक चॉइस है कि यार इस वक्त पाकिस्तान में तरीके इंसाफ में है। मिसगाइड कोई नहीं होता। आई डोंट थिंक सो कि वो मिसगाइड नहीं। देखिए, मिसगाइड हो सकते हैं, देखिए हर जगह पे लोग मिसगाइड होते हैं। रही बात ये, क्या पीटीआई ने गलतियां की? पीटीआई ने हर एक ने गलतियां की, किसने गलती नहीं की? तो गलतियों से सीखना चाहिए ना, गलती पे स्टैंड नहीं करना चाहिए। वो ब्लंडर करते हैं। किस गलती पे हमने स्टैंड लिया है, किस गलती में? मैं समझता हूं इमरान खान वाहिद शख्स है जिसने हमेशा खड़े होके कहा है, हाँ ये मैंने गलती की थी। जहां जहां उसने गलती की है उसने एक्सेप्ट किया है, और फिर नई गलतियां करते हैं वो। देखिए, गलतियां करने से ही आप आगे बढ़ते हैं ना। मैं जब भी आगे जाऊंगा कुछ ना कुछ गलतियां करूंगा, लेकिन मैं अपनी गलती, देखिए जब तक मैं अपनी गलती मानूंगा नहीं ना, मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकता। असल बात होती है अपनी गलती मानना फिर करेक्ट करना। लेकिन अगर मैं वही गलती करूं और फिर कहूं अब मैं चौथी बार आके भी वही गलती करूंगा, दैट इज स्टुपिडिटी। इसका जवाब राना एहसान साहब देंगे। फिर राना एहसान साहब, पंजाब में असल मुकाबला पीटीआई से है, या कहीं कहीं आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपको टफ टाइम दे सकती है, चूंकि कारकर्दगी की बुनियाद पे बिलावल भुट्टो घर में घुस के मारने की बात कर रहे हैं? सर देखें, पंजाब में तो मुकाबला पीटीआई से था। पीपल्स पार्टी का उस तरह वोट बैंक नहीं नजर आता। मैं फैसलाबाद की बात कर लें और दीगर जगहों की बात कर लें, वो वोट बैंक नहीं एग्जिस्ट करता। अब हमारी ये कोई ख्वाहिश नहीं थी कि बल्ला रहे ना रहे, लेकिन क्योंकि अदालत ने फैसला कर दिया, तो उसके बाद हमारा वो उन इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई बैक्ड, उनसे मुकाबला जरूर है। लेकिन हम समझते हैं कि पीएमएलएन एक कंफर्टेबल पोजीशन में है और पंजाब को क्लीन स्वीप
करने जा रही लेकिन राना एहसान साहब, आप नहीं समझते कि कैंडिडेट्स ऐसे हैं जैसे कि ये NA-97 में आयशा रजब गुल हैं, ये PTI पहले आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इन्होंने ऐलान किया, अब ये PTI के हक में दस्तबरदार हो गई हैं। फिर मानसेरा से आपके ये मेहताब अब्बासी हैं, ये PTI की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। फिर दानियाल अजीज जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो आप समझते हैं कि PMLN को इसका नुकसान नहीं होगा सर? देखिए, डेफिनेटली जब कोई PMLN का वर्कर या पुराना कैंडिडेट या जो है टिकट होल्डर या पार्लियामेंटेरियन अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो जरूर उसका इम्पैक्ट जरूर इलेक्शन के ऊपर आता है। लेकिन एक तो वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है और फिर पार्टी के अंदर उसकी जगह नहीं रहती। और वो चीज, ये जो लोग हैं इनको ये जरूर रियलाइज करना चाहिए कि पार्टी इनके साथ कब कब खड़ी रही और किस तरीके से पार्टी ने इनको अकोमोडेट किया और बाकी लोगों को उस वक्त नई तरजीह दी, इनको दी, तो नुकसान जरूर होता है। सर टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे सिर्फ एक बात ये बता दें, नून लीग के जिस वक्त जलसे हो रहे हैं सर, रिस्पांस पब्लिक का देख रहे हैं, लग रहा है कि नून लीग का ही पलड़ा भारी है इस वक्त? देखिए, मुझे तो ये वन वे इलेक्शन लग रहा है और PMLN जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है और पब्लिक रिएक्शन जबरदस्त है। और ये नजर आ रहा है जो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब के जो जलसे हैं वो बड़े कामयाब जा रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। फैसलाबाद में कौमी असेंबली की 10 नशिस्तें हैं, कितनी जीत लेगी नून लीग? कहां से कितनी जीत? कौमी असेंबली की फैसलाबाद से। फैसलाबाद इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा PMLN 10 की 10 बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा। और लाहौर में 12 हैं, वो कितनी जीत लेंगे? देखिए, लाहौर मुझे नहीं पता, लेकिन फैसलाबाद में हमें बड़ा एक कंफर्टेबल सिचुएशन नजर आ रही है। फैसलाबाद स्वीप होगा क्योंकि मैं फैसलाबाद में ही मौजूद हूं, तो यहाँ का मैं बेहतर तज्जिया दे सकता हूं। तो आपको लगातार 17 की कारकर्दगी पे लोग आपको वोट दे देंगे 2024 के इलेक्शन में? मेरे ख्याल से जो नफरत की सियासत इस मुल्क में की गई, जो तकसीम की सियासत की गई, जो एक तसादुम की सियासत की गई, उसको लोग रद्द करेंगे। और PMLN की जो पास परफॉर्मेंस है जो कि बड़ी बेहतरीन रही, उसको लोग अपनाएंगे, जो मियां नवाज शरीफ की सियासत। ठीक है रोखड़ी साहब, एक आखिरी बात, ये आपकी पाकिस्तान पार्टी का मंशूर सर काफी पहले आ चुका है, बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं, आप समझते हैं ये दावे हकीकत बन सकते हैं या महज इंतखाबी नारे ही रहेंगे? ये अलीम खान मोटरसाइकिलों की आधी कीमत पर, ये कहते हैं मोटरसाइकिलों को आधी कीमत पर पेट्रोल और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। सर ये भी आवाम को बताइए ना कि किस तरह होगा ये? पाकिस्तान की जिस दिन हमने कदर कर ली ना, और पाकिस्तान के वसाइल की हमने जिस दिन कदर कर ली, और हमने पाकिस्तान को अपनी आवाम के साथ जिस दिन उसकी कदर कर दी, बिजली दराज सिंध के होते हुए हमें अभी तक समझ नहीं आई कि बिजली पाकिस्तान का इशू नहीं है। हमें आज तक नहीं समझ आई जो मादनियात और जो वसाइल और जो ज़खायर हमारे पास हैं उनके होते हुए उनका दुरुस्त इस्तेमाल करना। ग्रेनाइट सिर्फ दुनिया पूरी में खत्म है और आपके पास अगले 200 साल का ग्रेनाइट स्टोरेज है। ठीक, हमें आज तक ये नहीं समझ आई कि हमने अपने मुल्क को प्रायोरिटी देनी और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको बेहतर मुईशत के लिए। टाइम खत्म हो गया, बस अल्लाह का नाम को समझ आ जाए और वो अपनी बेहतरी के लिए किसी बेहतर ही इंतखाब करे मुल्क कौम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम रोखड़ी साहब, डॉक्टर मोमन साहब और राना एहसान अफजल साहब। प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।